गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज हम तीसरी क्लास के साथ हैं। यहाँ पर साधारण ब्याज की तीसरी क्लास स्टार्ट हो रही है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं और उन 2 क्लासेस में हम लगभग इस चैप्टर का 70 से 80% जो पोर्शन है उसको ले चुके हैं। हर टाइप के प्रश्न को हमने लिया है और ये जो क्लास रहेगी थोड़ी सी छोटी क्लास रहेगी, लेकिन इसके बाद एक क्लास और रहेगी जिसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी आप लोगों की या जो भी अभी कंटेंट बचा होगा अलग अलग बुक से उसको लिया जाएगा। तो इसमें 4 क्लासेस रहेंगी और इसके बाद में हम अगला जो हमारा चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज उसको भी करेंगे। तो इस क्लास को ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने जिन प्रश्नों को लिया है वो कुछ इस तरह के प्रश्न हैं। अगर आपने पिछली जो क्लासेस हैं उनको नहीं लिया है, पहली 2 क्लासेस, तो आपको समझ में कम आएगा। इसलिए सबसे पहले आप उन क्लासेस को ले लीजिए। अगर आपने पहली दूसरी क्लास ली है तो बहुत अच्छी बात है, आप बने रहिए मेरे साथ। और अगर क्लास नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप वहां से इस क्लास को ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आइए तो आपको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा लेवल इन प्रश्नों का ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा लेवल टफ है, लेकिन पढ़ने के बाद आप लोग खुद ही बताएंगे कि टफ था या अच्छा था। जैसा भी था आप लोग बताएंगे। अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं आज का अपना पहला सवाल। सवाल नंबर 1 यहाँ पर है, क्या दिया है ज़रा देख लेते हैं। देखिए, जो भी ये प्रश्न है आपका यूपीएसआई या सीपीओएसआई का जो आवेदन हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं उनसे रिलेटिव जो परीक्षाएं हैं, तो ऐसी परीक्षाओं में उम्मीद रहेगी कि इस तरह का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। पहला प्रश्न है हमारा आज का, 2 बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। क्या लिखा है, दोबारा पढ़ते हैं। 2 बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष पर उधार ली गई हैं, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई हैं। ब्याज का अंतर 112 है, तो उधार ली गई राशि बताइए। हमने जो दूसरी क्लास पढ़ी थी, दूसरी क्लास का अंतिम प्रश्न जो था उसी से रिलेटिव हमने इस प्रश्न को लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक आपका जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक ही फॉर्मूले से हम लगभग हर सवाल को करेंगे, थोड़ा सा कुछ चेंज होता रहेगा। 2 बराबर राशियां हैं 2 और 3 वर्ष को। अब देखिए इस बात को समझ लेते हैं। जब राशियां बराबर हैं 2 साल 3 साल, यानी एक राशि दी गई 2 साल के लिए, एक दी गई है 3 साल के लिए, तो यहां पर जो भी ब्याज में डिफरेंस रहेगा वो किस वजह से रहेगा, वही राशियां जो है बराबर हैं, 8% दर है, यानी दर बराबर है, राशियां बराबर है, तो समय जो रहेगा, समय अगर कम या ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ब्याज रहेगा उसमें भी अंतर आएगा। तो ये कह रहा है कि ब्याज का अंतर क्या है, 112 रुपया है, तो उधार ली गई राशि ज्ञात करिए। पिछला जो सवाल था उसमें क्या था, दर का अंतर पूछा गया था, तो हमने इस तरीके से ही किया था, इस वाले फॉर्मूले से किया था। तो राशि का फिलहाल हमें पता नहीं है, राशि को हमने पी मान लिया क्योंकि उन्होंने उधार ली गई राशि ही पूछी हुई है। और दर यहां पर कितनी है, 8% है। समय में देखिए, अगर हम यहां पर 112 लगाते हैं, मतलब ब्याज का अंतर लगाते हैं, तो यहां हमें समय का अंतर लगाना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ 2 साल एक तरफ 3 साल, दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 साल रहेगा और बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब देखिए, धनराशि पूछी गई है, दर 8% है, समय एक बार हम 1% लगाएंगे, एक बार हम कितना लगाएंगे, एक बार लगाएंगे 2 वर्ष और एक बार लगाएंगे 3 वर्ष। यहां पर जो समय है तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो यहां रखेंगे क्योंकि हम ब्याज का अंतर यहां पर लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये इस तरह से भी हो जाएगा। मान लीजिए पहले आपने कोई धनराशि थी 8% पर 3 साल के लिए दे दी और वही धनराशि 8% पर आपने 2 साल के लिए दे दी और इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 112 आया। अब हमने देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है, हमने इस सवाल को कैसे कर लिया, हमने यहाँ पर 8p और 100 इसको ले लिया कॉमन, 8p और 100 इसको कॉमन ले लिया, 3 से 2 गया, 1 बचा दिया, बस इसका डिफरेंस हमने इक्वल रख दिया। तो 2-2 बार हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से 8 से इसको काट लेते हैं, कितना आ जाएगा, 14। तो P बराबर 1400 आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया ये। तो अगला यहाँ पर सवाल है, सवाल नंबर 2, और बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है।
कुछ लोग इसमें मिस्टेक कर सकते हैं, अगर ऑप्शन थोड़ी समझदारी से रख दिए जाएं तो मिस्टेक हो सकती है। दूसरा सवाल है, एक व्यक्ति 4% आयकर देता है। देखिए सवाल में सिर्फ एक ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है और हो रहा होगा, जिनको भी कंफ्यूजन होगा उसी वजह से होगा। देख लेते हैं, एक व्यक्ति 4% आयकर देता है, एक समय ब्याज की दर को 4% से 3.75 कर देने पर, देखिए ब्याज की दर 4% से 4% थी, उसको हमने 3.75% कर दिया, मतलब हमने 0.25% उसको कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो 4% से अगर 3.75 कर दिया, इसका मतलब चौथाई यानी 0.25% हमने क्या करा, उसको कम कर दिया। अब बात यह आती है, यहां पर जो कंफ्यूजन है वो क्या है, आयकर 4%, ब्याज की दर 4 से घट करके 3.75 का होना, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये 4% और ये 4% एक ही बात है। अगर बाई चांस इस सवाल में इस 4 की जगह कुछ और होता, ये संख्या अलग अलग होती, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन सारा का सारा कंफ्यूजन यही है कि दोनों जगह 4% दे रखा है, लेकिन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। ये व्यक्ति जो है ब्याज का पैसा कमाता है, 4% पे धन देता है, और उसका जो धन जो ब्याज जो दे रहा है, ब्याज की जो दर है वो 4% से उसने कितनी कर रखी है, 3.75 कर रखी है, तो पहले से इसे कम मिलेगा। लेकिन इसकी जो भी इनकम है, जो भी इसकी पूंजी है, उस पूंजी पर 4% ये आयकर देता है। तो यहां पर दोनों ही 4% अलग अलग बात है। पहली बात तो ये, यही कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो यहां पर दोनों ही 4% अलग अलग बातें हैं। ये इसके जो काम है उसका प्रॉफिट है, और ये इसकी कमाई से जो इनकम टैक्स जाएगा, आयकर जो जाएगा, ये वो है। तो दोनों बातें ये अलग अलग है, सबसे पहली बात। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको, एक मेथड है सिंपल सा, अगर हम ऐसा मान लें कि इसकी टोटल पूंजी x थी और उसमें से 4% इसने टैक्स दे दिया, तो बचा कितना, 96%। और उस 96% पर क्या होता है, 4% से 3.75 होने से जो भी इसकी राशि बचती है टैक्स के बाद, उस राशि का 0.25% की कमी आ जाती है, जो कि किसके बराबर हो जाएगी, 48 रुपए के। क्योंकि यहां पर जितनी भी धनराशि थी, उस धनराशि पर 4% तो इसे टैक्स देना ही देना है, लेकिन उस धनराशि पर इसको जो इनकम है इसकी, वो 4% से घट करके 3.75 हो गई है। मतलब इनकम की जो दर है उसमें 0.25% की कमी आ गई है। तो उस कमी के आने से क्या होता है, 48 रुपए कम हो जाता है। तो आप यहां से एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हो। x का मान आप यहां से 20,000 निकाल लोगे। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। ठीक है, अगर आपने यहां पर इसको इस तरह से ना करके एक और मेथड से करा होता तो कैसे हो जाता, आप कर सकते थे 0.25% बराबर 48 रुपया, तो 100% बराबर 19,200 इतना निकाल लेते। तो फिर आपको यह भी करना पड़ता कि 19,200 जो है ये तो तब है जब 4% आपने टैक्स दे दिया है। तो पहले पूंजी कितनी थी, शुरुआत में पूंजी कितनी थी जिसमें से आपने 4% टैक्स दे दिया, तो आप लगाते 96% बराबर 19,200, तो 100% बराबर फिर से लगा देते 20,000। कुछ बच्चों ने ऐसा करा होगा, उनको बात समझ में आ गई होगी। हालांकि सवाल में कुछ ऐसा है नहीं, दूसरा सवाल मैंने बता दिया, एक लाइन का प्रश्न है, कर लेंगे आप लोग। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे सवाल पे। ठीक है, हो गया। तीसरा सवाल देखिए क्या है, 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 10% पर तथा शेष भाग 8% पर उधार देता है। यदि औसत ब्याज की दर 9.2% हो तो दोनों भाग बताओ। कैसे करा इस सवाल को, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो इस सवाल को कह रहे हैं ऑप्शन से हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन से हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन से भी बढ़िया एक मेथड है, यहाँ पर प्रोसेस है। हाँ जी, प्रोसेस से ही करेंगे, लेकिन फिर भी सिंपल हो जाएगा। ये एक तरफ हमने क्या करा, 10% पे दे दिया, एक तरफ 8% पे दे दिया, बीच में आ जाएगा 9.2%। जब एवरेज परसेंटेज दे रखा हो तो इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं बना। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ रख दोगे और इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ रख दोगे 0.8। 4 दूनी 4 तिया, ये हो गया 3-2 का अनुपात। अब 10,000 को 3-2 के अनुपात में जरा बांट दो। बहुत दिन से करते आ रहे हैं, और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अनुपात वगैरह, वो शुरुआत से क्लासेस ले लें तो फिर ठीक लगेगा।
3 2 5 हो गया, 5 दूनी 10, 2000। तो पूछा क्या है, पूछा है दोनों भाग। तो देखिए 2000 का 3 से करेंगे 6000 हो जाएगा, 2000 का 2 से करेंगे 4000 हो जाएगा। ये देखो 10,000 के 2 बढ़िया टुकड़े हमने कर दिए यहाँ पे, 6000 और 4000। बात आ गई समझ में। ये बात ठीक है कि ऑप्शन से भी हो जाता, हम क्या करते हैं, लेकिन ऑप्शन से करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा कैलकुलेशन होती। आप इसे चेक करते हो, और ज़रूरी थोड़ी कि आप सही वाले को ही पहले चेक करते। 6000 का 10% निकालते, फिर इसका 8000 का क्या निकालते, मतलब 4000 का निकालते 8%, दोनों जो निकल करके आते, फिर ये देखते क्या ये पूरे 10,000 का 9.2% है या नहीं है। अब सबसे बड़ी बात एक और आ गई, यहाँ तो चलो 10,000 है, 10,000 का 9.2% सीधा सीधा 920 आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन कहीं पे 10,000 की जगह होता 12,500, उसका 8% या 9.2% निकालना, ये सब आपको प्रोसेस से करना पड़ता, लिख के ही करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर ये अच्छा है, सवाल को पहचानने की कोशिश करा करो, ये अच्छा तरीका था। चलो अगला, बेटा ठीक से बोला करो, तुम्हारी आवाज भी इधर आती है, वरना पालक जी कहेंगे, जो ऑनलाइन वाले पढ़ रहे होंगे ना, वो जो कहेंगे पता नहीं मास्टर किसे पढ़ा रहे। अगला सवाल देखो, चौथा सवाल है 1550 रुपए की राशि आंशिक रूप से, सवाल को समझेंगे, 1550 रुपए की राशि आंशिक रूप से 5% तथा 8% दर पर लगाई जाती है। 3 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 300 रुपया प्राप्त होता है। तो 5 और 8% पर लगाई गई धनराशि का अनुपात बताइए। सवाल काफी सिंपल है, एकदम वेरी सिंपल है। देखो राशि है 1550, ठीक है, थोड़ा धन लगा दिया 5% पे, थोड़ा लगा दिया 8% पे। यहां उसने क्या करा, यहां तो दे रखा था कि उसकी एवरेज जो परसेंटेज रही है वो 9.2 है, लेकिन यहां पर परसेंटेज ना दी है, लेकिन हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 300 रुपया धन दिया है, लेकिन 300 रुपया 1 साल का है, 3 साल का है, तो 1 साल का कितना हुआ 100 रुपया, 1 साल का 100 रुपया हुआ कितने पे, 1550 पे इंटू 100, मतलब टोटल 1550 पे टोटल फायदा 3 साल में 300 होता है, तो 1 साल में 100 रुपया फायदा हुआ। अब ये 100 रुपया आप यहां पे लगा दोगे, ब्याज इतने धन पर अगर 100 रुपया मिला तो ये किस दर से मिला, तो देखिए 1000 बटे 155। अब सोचोगे ये तो बहुत अजीब सी संख्या आ गई, कोई बात नहीं, अजीब सी तो आई है, नंबर तो पूरा ही मिलेगा। तो 1000 बटे 155, चाहो तो आप इसे ऐसे ही लिखे, ऐसे ही छोड़ देना, यहीं से मतलब आंसर आ जाएगा। इनका डिफरेंस यहाँ, इनका डिफरेंस यहाँ। अब देखो इसका गुणा 8 से करेंगे, इसका गुणा 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, फिर 8 एकम 8 और 4 1240 बटे में आ जाएगा 155। अब इधर क्या करेंगे, यहां पर भी देखो 155 पंजे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 का 5, अच्छा हमने माइनस नहीं करा ना, इसका गुणा इससे किया, 1000 माइनस करेंगे तो 240 ही तो बचेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखो। 155 का 8 से मल्टीप्लाई किया, 1240 आया, 1240 में से 1000 माइनस भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां देखो 155 का 5 से कर लो पहले, तो 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 2 27, अरे रुक तो जा, 5 एकम 5 और 2 7, ये 725 आया, 1000 में इसको 1000 से माइनस करना पड़ेगा बटे 155। एक बार देख लो सही हुआ नहीं हुआ, ठीक है सही हुआ है, क्योंकि 150 होता तो 15 पंजे 75 यानी 750 हो जाता, 5 ज्यादा है 25 ज्यादा हो गया, चलो ठीक है। अब यहां से कितना बचेगा, ये इसको भी डायरेक्ट लिख देते हैं, 225 बचेगा, तो 225 बटे 155। अब देखो 155 से 155 चला गया, यही सबसे ज्यादा दिक्कत दे रहा था, बहुत आराम से चला गया। अब हम इसे क्या करेंगे भाई, 25 से हमने इसको काटा, 25 से नहीं काटेंगे, 15 से काटेंगे, 15 से इसे काटा और इसे भी काट लिया। ये देखो आपका अनुपात बन गया, 5 और 8 के अनुपात में आपने जो पैसा लगाया था, 5 और 8% पे जो पैसा लगाया था वो किस अनुपात में लगाया, तो यहां से आपका आंसर आ गया 16:15 के अनुपात में लगाया। तो इस सवाल में और पिछले सवाल में जो डिफरेंस था उसको आपने समझ लिया होगा, वहां पर तो सीधा सीधा परसेंटेज दे रखा था, लेकिन यहां पर परसेंटेज ना दिया है, तो 5 और 8% पर लगाई गई जो राशि थी उसे 3 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 300 रुपया ब्याज मिला, यानी साल भर में 100 रुपया मिला।
तो एक बार अगर 100 रुपया मिला है तो वो 100 रुपया जो है 1550 का कितना परसेंट है हमने पॉइंट में ना निकाला, सीधा सीधा 1000/155 लिख लिया। और यहाँ पर 1000/155 लिखने के बाद इनको बस माइनस कर दिया, आंसर आ गया। अब देखने में सवाल तो बड़ा लग ही रहा था, लेकिन अच्छा है, आसानी से हो गया, सीधा सीधा आंसर आपका आ गया। चलिए ठीक है, तो हम अगले 2 सवाल और बचे हैं। देखिए यहाँ पर जो 5वां सवाल है, 5वां जो सवाल है आपका क्या है, देखिए 5वां सवाल है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%। सवाल को पढ़ना है, बड़ा सवाल है। किसी धनराशि पर, इसको शॉर्ट नहीं करा जा सकता क्योंकि कंडीशन ही उसने इतनी लगा रखी है। किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 सालों के लिए, समझना पड़ेगा, कराधान वगैरह पढ़ा होगा तो यहां पे उसका काम आएगा। अब डर भी मत जाना कि नहीं पढ़ा है भैया कराधान हमने। किसी धनराशि पर ब्याज की दर शुरुआत के 2 साल के लिए तो 4% है, शुरुआत के 2 साल के लिए क्या लगेगी 4%। तदोपरांत उसके बाद अगले 4 सालों के लिए, 2 साल के लिए लग गई 4%। अब किसी ने भी 2 साल नहीं, इससे भी ज्यादा सालों को लिया है पैसा, तो अगले वाले जो 4 साल रहेंगे उनको मिलेगा 6%। और ये 6 साल हो गए ना, 2 साल और 4 साल। अगर इन 6 सालों से भी बाद में 10 साल 15 साल 50 साल को अगर लिया है तो लगेगा उस पे अगले वाले सालों के लिए 8%। अब ये कह रहा है इस तरह से उसने जो धनराशि है वो टोटल 9 वर्ष की अवधि के लिए ली थी, तो उसे ब्याज मिला 1120 रुपया। अब आप एक बात समझ रहे होगे, PRT/100 को 3 बार लगाना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है एक ही लाइन में 3 बार लगा लेंगे। ठीक है, तो देखो वह राशि बतानी है, कोई राशि P है, उस राशि को शुरू के 2 सालों के लिए तो लगा दिया हमने 4% पे, तो इतना ब्याज मिल गया होगा। फिर वही राशि अगले 4 सालों के लिए लगा दी हमने 6% पे, तो देखो इतना ब्याज मिल गया होगा। फिर वही राशि हमने लगा दी और अगले, अब देखिए टोटल 9 साल को दी गई थी, तो 2 और 4 6 साल तो हो गए, तो 9 साल को दी गई, तो अगले 3 साल और बचे, तो उन 3 सालों के लिए इसने लगा दी है 8%। और इस तरह से टोटल जो मिला है यहां से 1120 रुपया ब्याज के रूप में मिल गया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां से आप 2p/100 को चाहो तो कॉमन ले लो, थोड़ा सही लगेगा सवाल। 2p/100, हर एक में 2p आ रहा है, तो यहां से 2p/100 आ गया, बचा कितना 4, और यहां से 2 चला गया तो 2 बचा, यानी 2 चला गया 2 बचा, 2 छक 12, और यहां से 2 चला गया 4 बचा, 4 दूनी 8 लिखोगे, तो 2 चला गया 4 बचेगा, 4 तिया 12। अब देखो बराबर, ठीक है। अब ये 2 से इसे काट लो, 2 पंजे 10, यहां से क्या बचा 1, 2 छक 12। अब देखो ये हो गया 12 12 24 4 28। अब देखो 28 दूनी 56, कितना आ गया 20, तो P बराबर क्या आ गया 2000। कैलकुलेशन कठिन नहीं हुई, कायदे से आपने कर ली इसलिए। और कहीं कोई होशियारी करता, इस 4 से काटता, इस 4 से काटता, 4 दूनी और 4 से भी काटता, तो ये सवाल थोड़ा टफ हो जाता। तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, अगर कॉमन निकले तो कॉमन निकाला करो, 100 को इतनी जल्दी काटने की कोशिश मत किया करो, 100 से गुणा करना भाग करना सारा आसान होता है, इसलिए 100 को जिंदा रहने दिया करो कुछ समय तक, ठीक है। 100 को सबसे बाद में निपटाया करो। तो ये बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए छठा सवाल देख लेते हैं। अब देखो छठा सवाल अगर किसी को याद आ रहा हो तो हमने ये सवाल जो है उस समय भी बताया था कि ये सवाल 2 जगह आता है, और ये हमने आपको बताया था साझा में बताया था हमने कि ये सवाल वहाँ पे आया हुआ था, इसी तरह का सेम सवाल था। मैंने कहा भी था कि ये साधारण ब्याज में भी आता है, तो यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर बच गया एग्जामिनर की आंख से तो उधर नहीं बचेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी नज़रों में आ जाएगा, तो आ सकता है ऐसा सवाल। एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में, एक व्यक्ति है 3 अलग अलग स्कीमों में क्या करता है, 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए कोई धनराशि को 10 12 और 15% के साधारण ब्याज पर निवेश करता है। अगर उसे इसके बाद, मतलब ऐसा करने पर भी अगर उसे बराबर बराबर लाभ प्राप्त होता है। एक बात और बता दूं, यहाँ पर कई बार क्या होता है, इस सवाल में एक लैंग्वेज दी जाती है, किताबों में मिस्टेक होती है, आप उसका ध्यान रखना। दिया जाता है बराबर बराबर राशि प्राप्त होती है, तो वहां पर भी सवाल ऐसे ही मिलता है, लेकिन जबकि बराबर बराबर धनराशि प्राप्त होती है
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उसका मिश्र धन बराबर मिलता है। तो मिश्र धन से अगर हम करें तो सवाल गलत हो जाता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, जिस किताब से भी आप कर रहे हो कहीं ना कहीं इस तरह की मिस्टेक आपको मिलेगी। तो बराबर बराबर लाभ प्राप्त होता है। निवेश का अनुपात बताइए। हम मान लेते हैं 3 जो राशियां हैं वो ABC हैं और पहले वाले व्यक्ति ने 6% पर 6 वर्ष के लिए 10% पर, तो इतना ब्याज मिलेगा। दूसरे वाले ने 10 वर्ष के लिए 12%, तीसरे वाले ने 12 वर्ष के लिए 15%। ठीक है, तो देखिए पहले वाले ने क्या हुआ, ये क्रमशः दे रखा है सब, 3 व्यक्ति हैं 6, 10, 12, तो देखिए 6, 10, 12 और 10, 12, 15%, 10, 12, 15% पर दिया। और इन तीनों का जो ब्याज मिला, तीनों का जो लाभ मिला वो कितना मिला, बराबर बराबर मिला। ठीक है, तो हमने इन सबको बराबर रख दिया है। देखो अब निवेश का अनुपात पूछ रहा है, तो एक तो ये काम करो, सारे 100 हटा दो और 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 से फिर काट दो, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 दूनी 6। अब 2 से फिर काट लो, या ऐसा करो 4 से काट दो। ये देखो पूरा 4, ये पूरा 4 गया और 4 दिया 12। यहाँ से बचा केवल A, यहाँ से बचा 2B और यहाँ से बचा 3C। तो ABC का जो अनुपात है वो कैसे निकलेगा, बराबर 1 मान लेंगे। ध्यान करो मैं सब पढ़ा चुका हूँ पिछले सवालों में, चाहे वो अनुपात वाला चैप्टर रहा हो चाहे कोई रहा हो। तो देखो A बराबर 1 है तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, B का मान 1/2 हो जाएगा, C का मान 1/3 हो जाएगा। नीचे वाली जो संख्या है उनका एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा और यहाँ पर हर जगह हमने 6 लिख दिया, तो 6:3:2। समझ पा रहे होगे, ये आंसर आ जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है हमने जो उस दिन सवाल किया था उसका आंसर भी यही आया था। चलो कोई बात नहीं, जो भी रहा होगा। देखना बेटा कितना समय हो गया, ज़्यादा समय तो ना हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अगली क्लास तो लेनी है। तो ठीक है, फिर ये वाली क्लास अभी इतनी रहेगी। अगली क्लास में हम बचे हुए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को ले लेंगे। चलिए ठीक है, इतना करिए आप। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, इनको आप सॉल्व कर लो।